हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्पेशल सिचुएशंस ये जो वर्ड है आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है ट्विटर पे भी, और जनरली इन्वेस्टिंग में भी अगर आप कोई सुनेंगे तो हर कोई कहेगा हम स्पेशल सिचुएशंस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी ही स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटी की बात करने वाला हूँ। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये एक डीलिस्टिंग की अपॉर्चुनिटी है। तो रिसेंटली मैं एक कंपनी को पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि भाई ये कंपनी डीलिस्ट होने वाली है, और इसलिए जो है मैंने सोचा कि ये एक नई तरीके की लर्निंग हो सकती है आप लोगों के लिए। आपको ये पता चलेगा कि कैसे हम डीलिस्टिंग्स को एनालाइज करते हैं, राइट। उसका थोड़ा सा आइडिया लगेगा। और डीलिस्टिंग्स में बहुत बार अच्छा पैसा बन जाता है, 40% 50% तक भी बन जाता है विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, लाइक 3-4 महीने में अच्छा पैसा बन जाता है। तो जिस कंपनी को आज एनालाइज करेंगे उसका नाम है आर सिस्टम्स लिमिटेड। सबसे पहले खोलते हैं कंपनी का स्क्रीनर पेज। तो लगभग 3000 करोड़ की मार्केट कैप है, 250 रुपये के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड करता है। पिछले एक साल में देखें तो शेयर प्राइस ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है, 248 का था एक साल पहले, आज भी 250 रुपीज़ का है। कंपनी जो है एक मिड कैप आईटी कंपनी है। एक पहले एक बीपीओ कंपनी हुआ करती थी, अभी एक आईटी कंपनी बन गई है और एक डिसेंट कंपनी है। कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे मैं डीलिस्टिंग के बारे में ज़्यादा बात करूंगा और कैसे हम डीलिस्टिंग्स को एनालाइज करते हैं उस बारे में ज़्यादा बात करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये कंपनी मेरे रडार पे कैसे आई। बेसिकली मैं एक स्क्रीनर यूज़ करता हूँ, वो स्क्रीनर मुझे ये बताता है कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिसमें एक्सेप्शनली हाई वॉल्यूम्स ट्रेड हो रही हैं, राइट। बहुत ही कॉमन है, आप screener.com screener.in पे भी बना सकते हैं और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऐसे स्क्रीनर्स आराम से बनाए जा सकते हैं। तो बेसिकली मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे आर सिस्टम्स लिमिटेड में नवंबर में एक दिन अचानक से बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स होती हैं। ये जो रेड वाली बार देख रहे हैं ना नीचे, ये एक्चुअली वॉल्यूम की बार है। तो रेड इसलिए है क्योंकि स्टॉक प्राइस ओपन हाई हुआ था और क्लोज लो हुआ था, इसीलिए रेड कलर की बार आ रही है। अगर नीचे से खुल के ऊपर बंद होता स्टॉक प्राइस तो ग्रीन बार दिखाई देती। तो यहाँ पे देखिए, आप गैप अप ओपनिंग हुई, कंपनी का शेयर जो 240 रुपीज़ का था वो ओपन हुआ 282 रुपीज़ पे, राइट, और विद ह्यूज वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया, क्या हो रहा है यहाँ पे, पता करने की कोशिश करते हैं। तो पता करा तो बेसिकली एक बीएसई का नोटिफिकेशन सामने आया। बीएसई का नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके का था, पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। बेसिकली कहानी इतनी है कि इस कंपनी को ब्लैकस्टोन अक्वायर करने वाली है, राइट। ब्लैकस्टोन ने इनके प्रमोटर्स के साथ डील कर ली कि आपका जो पूरा 51% के आसपास का स्टेक है वो आप हमें बेच दीजिए, और जब भी ऐसा होता है तो हमेशा एक ओपन ऑफर ट्रिगर होता है। ओपन ऑफर का मतलब क्या होता है कि भाई सेबी बोलता है कि अगर आपने प्रमोटर से अपना शेयर होल्डिंग खरीदा है तो आपको बाकी जो पब्लिक, बाकी जो जनता है, उन्हें भी हक है कि वो भी आपको इसी प्राइस पे शेयर बेच सके, राइट। ऑब्वियस बात है। तो ओपन ऑफर जब ट्रिगर हुआ तो बेसिकली उसका फॉर्मूला होता है कि पिछले 90 डेज़ में किस प्राइस पे ट्रेड किया फलाना डिमाका, उस हिसाब से उन्होंने एक प्राइस निकाली और उन्होंने बोला कि हम 246 रुपीज़ पे पूरी पब्लिक से जो भी हमें शेयर बेचना चाहता है हम खरीदने को तैयार हैं। हम 26% ऑफ द होल्डिंग अपनी बढ़ाएंगे, जो भी सेबी की रेगुलेशन है उसके हिसाब से। लेकिन अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ब्लैकस्टोन की अगर आप हिस्ट्री देखें तो ब्लैकस्टोन हमेशा अपने हाथ में फुल कंट्रोल रखता है। तो ब्लैकस्टोन ने बोला कि कंडीशनल ऑफर दिया प्रमोटर्स को। उन्होंने बोला हम आपसे आपका स्टेक खरीदेंगे लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पे कि आपकी जो कंपनी है वो डीलिस्ट अगर सक्सेसफुली हो जाती है तो, राइट। तो इसी तरीके से उन्होंने ओपन ऑफर भी दिया। ओपन ऑफर का मतलब ये है कि जो भी बाकी पब्लिक है उसको ऑफर दिया कि भाई हम पब्लिक का भी स्टेक खरीदना चाहते हैं, पब्लिक अपना जितना भी स्टेक है वो हमें बेच सकती है 246 रुपीज़ पे। और अगर जो है ये, अगर हम कंपनी को डीलिस्ट करा पाते हैं तो अच्छी बात है, वरना ये कंडीशनल ऑफर है। अगर हम डीलिस्टिंग हमारी फेल होती है तो डीलिस्टिंग के लिए कंडीशन होती है कि एटलीस्ट आपकी जो शेयर होल्डिंग है वो 90% प्लस जानी चाहिए। तो 51% तो ऑलरेडी प्रोमोटर्स के पास ही थी, तो 51% तो वहाँ से मिल गई, और बाकी जो 90% ब्रिज करने के लिए जो शेयर होल्डिंग चाहिए थी वो पब्लिक के पास गए खरीदने के लिए। अब पब्लिक अगर वो सक्सेसफुली कर पाती है, अगर टेंडर करती है अपने शेयर्स, तो वो 90% तक पहुंच जाएगी। और अगर नहीं होता तो कंडीशनल ऑफर ये है कि वो फिर उसको बेसिकली एक बायबैक की तरह भी जो है ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि 75% तक ले जाएंगे खाली, और उससे ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे, राइट। आई होप आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो रहा हो। तो सिंपल है, कंडीशनल ऑफर है कि भाई प्रमोटर अगर बेचेगा अपनी, अगर डीलिस्ट हो पाती है तभी खरीदेंगे कंपनी, और अगर डीलिस्टिंग फेल हो जाती है तो इनके पास ऑप्शन है कि ये
90% ना ले जाके सिर्फ 75% तक अपनी होल्डिंग ले जाएं और जो भी है कंपनी को लिस्टेड रहने दें। तो दोनों ऑप्शन इन्होंने अपने सारे गेट्स खुले रखे ब्लैकस्टोन वालों ने। अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि ये इतना ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत क्या थी, राइट। अगर इन्हें डीलिस्टिंग करनी थी तो डीलिस्टिंग का ऑफर देते, सिर्फ ये साथ में जो है बायबैक का ऑफर क्यों दिया। तो उसका जो कहानी है जो ये समझ में आती है वो समझ में आती है शेयर होल्डिंग पैटर्न से। तो अगर आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 51.67% तो देखिए प्रमोटर्स के पास है और 47.93% जो है वो पब्लिक के पास है। यहाँ तक तो कहानी सिंपल है। लेकिन अगर आप पब्लिक का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो खोल के देखेंगे तो समझ में आएगा कि एक सिंगल बंदा है भावुक त्रिपाठी, जिसके पास पब्लिक 47.93 में से 35.53% शेयर होल्डिंग है। यानी कि पूरी कंपनी का 35% एक बंदा लेके बैठा है। इसका मतलब ये है कि अगर 90% शेयर होल्डिंग लेके जानी है और ये बंदा अपने शेयर्स टेंडर नहीं करता है डीलिस्टिंग में तो डीलिस्टिंग फेल, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर ये टेंडर करता है सिर्फ तभी डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हो सकती है। तो डीलिस्टिंग्स में ना बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आपको ये देखना होता है कि बेसिकली डीलिस्टिंग में होता क्या है कि आपका जो भी बचे हुए पब्लिक के शेयर होते हैं पब्लिक टेंडर करती है और पब्लिक अपनी कोई भी प्राइस डाल सकती है, कोई भी प्राइस। अगर मान लिया आज 250 रुपये का शेयर चल रहा है और मैं डालूँ 350 या 400 या 500, मैं कुछ भी प्राइस डाल सकता हूँ, राइट। ऐसे ही कोई भी जना कुछ भी प्राइस डाल सकता है और जब उसका पूरा सबकी टेंडरिंग हो जाती है तो ये देखा जाता है कि 90% शेयर होल्डिंग तक पहुंचने के लिए कट ऑफ क्या आ रही है, राइट। और जो भी प्राइस आती है वो प्राइस हर किसी को मिलती है। अब भावुक त्रिपाठी अगर आप इनको पढ़ेंगे तो इनकी हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक बहुत ही ज़्यादा श्रीव्ड और बहुत ही ज़्यादा सैवी इन्वेस्टर हैं जो कि एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं। इनका स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग जो है वो ये है कि वे सिर्फ एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं अपनी पूरी की पूरी वेल्थ, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है कंपेयर टू अदर स्ट्रैटेजीज, राइट। अगर आप इनकी हिस्ट्री देखेंगे तो सबसे पहले इन्होंने शुरुआत करी फैग बियरिंग से, जो कि 90s में एक कंपनी थी फैग बियरिंग। उसको इन्होंने सेम तरीके से पूरी की पूरी एक ही कंपनी में जो है अपनी होल्डिंग बनाई और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली पैसा बनाया। उसके बाद एक कंपनी है सोल्वॉय फार्मा जो कि एक टाइनी कैप थी, उसमें इन्होंने अपनी एंटायर वेल्थ लगाई और वो कंपनी को फाइनली एबॉट ने अक्वायर करा और इन्होंने अपने शेयर्स को टेंडर करा। उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था कि जब वहाँ पे डीलिस्टिंग अनाउंस हुई तो इन्होंने भर भर के जो है सोल्वॉय फार्मा के शेयर्स खरीद लिए थे और फिर मनमानी प्राइस पे जो है उसे टेंडर करा था एबॉट को। तो ब्लैकस्टोन को यही डर है कि बेसिकली ये यही करेंगे हमारे साथ भी, इसीलिए जो आप देखेंगे ना इतने सारे कंडीशनल ऑफर हैं, राइट। कि अगर जो है आपका डी लिस्टिंग नहीं हो पाएगा तो हम डील कैंसिल कर सकते हैं, डी लिस्टिंग की जगह पे जो है हम सिर्फ ओपन ऑफर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी बायबैक में कन्वर्ट कर सकते हैं और सिर्फ 75। तो तामझाम मिला के बहुत कंडीशनल जो है इन्होंने डील करी है। उसका प्राइमरी रीज़न है भावुक त्रिपाठी, क्योंकि उन्हें पता है कि भावुक त्रिपाठी की हिस्ट्री ऐसी है कि वो अगर जो है नहीं अगर ऐसा करते हैं, ये कंडीशनल ऑफर नहीं देते हैं तो वो उनके पास एक एज रहेगा मनमानी प्राइस मांगने का, राइट। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर इनकी होल्डिंग की बात करें भावुक त्रिपाठी की तो 1000 करोड़ से ज़्यादा की होल्डिंग इस एक कंपनी में है, राइट। ही इज़ एन NRI जो कि जो है शायद US या UK में कहीं रहते हैं और यही इनका स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है। तो अब ये सब कहानी तो मैंने बता दी, अब ये तो समझ ही नहीं आया कि आखिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ये है कि भावुक त्रिपाठी का ऑलरेडी 2011 में इन्होंने जो है ये इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था और ऑलरेडी लगभग 10 टाइम्स उनकी वेल्थ हो चुकी है इस कंपनी में। 100 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट करे थे, 1000 करोड़ हो चुके हैं, राइट। तो मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि भावुक त्रिपाठी भी एक एग्जिट ढूंढ रहे होंगे इस कंपनी में, क्योंकि 35% शेयर होल्डिंग को एग्जिट करना भी कोई इतनी आसान बात नहीं है और इस पर्टिकुलर केस में इन्हें एक डिसेंट एग्जिट मिल सकता है। लेकिन एज वी नो कि वो एक श्रीव्ड इन्वेस्टर हैं और काफ़ी फेमस इन्वेस्टर हैं, वो इतनी आसानी से अपने शेयर्स टेंडर नहीं करेंगे, वो एक डिसेंट मार्कअप मांगेंगे ऑन द करंट मार्केट प्राइस। मुझे लगता है कि कम से कम 300 रुपये के आसपास तो जो है वो कोशिश करेंगे कि उनके शेयर्स कंपनी ओपन ऑफर में जाए। देखना ये होगा कि ये जो ब्लैकस्टोन है वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। अब ये सब जो है बेसिकली स्पेक्यूलेशन है। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ये बनती है कि सिर्फ एक बंदे के ऊपर पूरी की पूरी डिलिस्टिंग टिकी हुई है। अगर किसी तरीके से ये बंदा अपने डिलिस्टिंग में शेयर्स
टेंडर करता है तो डीलिस्टिंग 100% सक्सेसफुल होगी और काफ़ी ज़्यादा डिसेंट गेन भी हमें मिल सकते हैं। अब ये जो डीलिस्टिंग है ये नेक्स्ट 1 महीने में ही होने वाली है। ऑलरेडी जो है सब कुछ बीएससी वगैरह का सबका अप्रूवल मिल चुका है, एक आधा अप्रूवल बाकी है। और रीसेंट कॉन कॉल जो अभी आई थी इसकी ट्रांसक्रिप्ट, उसमें कंपनी कह रही है कि विद इन जो है नेक्स्ट फ्यू डेज़ हमें सारे अप्रूवल मिल जाएंगे और फिर 1 महीने का प्रोसेस चलेगा जिसमें ये सब शेयर बायबैक टेंडर ये सब जो भी होना है वो सब चलेगा। अगर ब्लैकस्टोन की सुने तो ब्लैकस्टोन क्या रैशनल देता है कंपनी को डीलिस्ट करने का। तो ब्लैकस्टोन बोलता है कि भाई हम वी वांट टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट फ्रॉम द टारगेट कंपनी एंड प्रोवाइड इमीडिएट लिक्विडिटी। हम पूरा कंट्रोल लेना चाहते हैं, हम जो है बेसिकली डेडिकेटेड मैनेजमेंट देना चाहते हैं ताकि हमें जो है ये लिस्टिंग के जो कंप्लाइंसेस हैं वो ना फॉलो करने पड़े और हम जो भी एक्शन करना चाहें वो कर सकें। तो बेसिकली जनरल जो डीलिस्टिंग के लॉजिक दिए जाते हैं वही लॉजिक दिया है इन्होंने अपने लेटर ऑफ ऑफर में। बात कर लेते हैं रिस्क की और फाइनली कंक्लूजन की। तो रिस्क ऑब्वियसली इसमें यह है कि अगर भावुक त्रिपाठी जो है इसमें टेंडर नहीं करते हैं शेयर तो डीलिस्टिंग फेल हो जाएगी, डील भी कैंसिल हो जाएगी, शेयर वापस से जिस प्राइस पे था उसी प्राइस पे आ जाएगा। काफ़ी समय से ये लगभग 245 250 के बीच में ही जो है ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा अगर डीलिस्टिंग कैंसिल भी होती है तो। मैक्सिमम मुझे लगता है कि 5% का फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर डीलिस्टिंग अनसक्सेसफुल होती है। वहीं अगर डीलिस्टिंग सक्सेसफुल होती है तो मुझे लगता है 25% 20% 25% का गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा रिस्क है बेसिकली मैनेजमेंट कैन चूज़ टू कैंसिल द डील। ऑब्वियसली कोई भी जो है बाइंडिंग डील नहीं है, अगर कैंसिल कर देती है ब्लैकस्टोन तो बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी ख़त्म है। तीसरा जो रिस्क है दे मे नॉट एक्सेप्ट द डीलिस्टिंग प्राइस जो कि डिस्कवर होती है। मान लीजिए भावुक त्रिपाठी बोले हम 400 रुपये पे देना चाहते हैं, अब ये लोग एक्सेप्ट नहीं करें तो वो एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। चौथा जो है रिस्क है बेसिकली द डिस्कवर्ड प्राइस कैन बी क्लोज टू द ऑफर प्राइस। हो सकता है कि इनकी कोई डील हो जाए और भावुक त्रिपाठी 250 रुपये पे ही शेयर टेंडर बैक कर दे और इस वजह से कोई गेन ही ना मिले, राइट। तो चारों सिनेरियोज हो सकते हैं। बेसिकली हमें सारे सिनेरियोज को वे करना है। मुझे लगता है कि एक कम से कम 15-20% का गेन आराम से बन सकता है, क्योंकि अगर आप उस बंदे की हिस्ट्री ट्रैक करेंगे तो इतना ज़्यादा आसानी से वो अपना शेयर नहीं देने वाला है। सो टू कंक्लूड, इस अपॉर्चुनिटी को हम 2 लेंसेज से देख सकते हैं, एक है ब्लैकस्टोन के लेंस से और एक है भावुक त्रिपाठी के लेंस से। और हमें ये देखना होगा कि हम किस साइड हैं और कौन जो है अपने एक्शन किस तरीके से क्यों कर रहा है। तो बेसिकली ब्लैकस्टोन के लेंस से देखें तो वो ये चाहते हैं कि उनको कोई भी ज़्यादा दबा ना पाए, राइट। वो डीलिस्ट करना चाहते हैं, कंपनी को खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो मनमानी प्राइस नहीं देना चाहते। उनके मन में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्राइस होगी कि भाई अगर 246 पे जो है शेयर टेंडर करने का उन्होंने ऑफ़र दिया है तो हो सकता है कि वो 280 300 तक कुछ तो अपने मन में एक नंबर लेके बैठे होंगे, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि मनमानी प्राइस जो है उसे मिले। इसीलिए ये पूरी डील का स्ट्रक्चर इस तरीके से किया गया है। वहीं जो है अगर हम भावुक त्रिपाठी के लेंस से देखें तो ही वुड प्रॉब्ली वांट टू मैक्सिमाइज हिज रिटर्न। अगर उनको ज़्यादा अच्छे रिटर्न नहीं बन रहे होंगे तो वो ऑब्वियसली टेंडर ही नहीं करेंगे। वो शायद बोलेंगे कि ठीक है बाद में देखेंगे, कंपनी तो अच्छा ही कर रही है, बाद में ही जो है हम इसे टेंडर बैक कर देंगे। तो ये है भावुक त्रिपाठी के लेंस से अगर देखें तो। फ्रॉम अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर अगर हम देखें तो मुझे लगता है 300-320 के प्राइस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि टेंडर सक्सेसफुल हो। तो अगर एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लेंस से देखें तो मुझे लगता है कि जहाँ तक है ये डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस कंपनी को होल्ड करते हुए, 11-12 साल हो गए हैं ऑलरेडी। 10 बैगर उन्होंने बना लिया है तो उनको भी एक एग्जिट चाहिए, राइट। तो जहाँ तक है वो टेंडर करेंगे और मुझे लगता है कि 20-25% के गेन पे जो है टेंडर होना चाहिए। शेयर 300-320 के आसपास जो है बेसिकली अपॉर्चुनिटी है। तो ये स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटीज़ में रेगुलर अपॉर्चुनिटीज़ की तरह नहीं रहती हैं कि ये आपने कंपनी के फंडामेंटल स्टडी करे, कंपनी कैसा कर रही है वो सब स्टडी करा। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज करना, उस बंदे की आइडेंटिटी कैसी है, कैसा, या फिर जिसके पास भी लार्ज शेयर होल्डिंग है क्या वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या वो कॉन्सेंट्रेटेड है, डीलिस्टिंग सक्सेसफुल होने के कितने चांस हैं, राइट। इट्स अ प्रोबेबिलिस्टिक गेम, राइट। तो ऐसे में जनरली पैसा बनता है लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि पैसा बनेगा। और बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन अपॉर्चुनिटी होती है, 2 महीने 3 महीने में पता चल जाता है कि या तो आप लॉस में निकलोगे या तो आप प्रॉफिट में निकलोगे। तो ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आई और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया।
अपना जो है ड्यू डिलिजेंस करके आप अपने हिसाब से ही जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।